हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिक्स भौतिक विज्ञान क्लास 12 12th क्लास की फिजिक्स को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र चैप्टर नंबर जो पहला है वो जानने से पहले हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जान लें कि एक्चुअल में विद्युत की या इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। जब हमें इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान हो जाए, उसके बारे में नॉलेज मिले, तो हम ये फर्स्ट चैप्टर पढ़े तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो देखना स्टूडेंट्स कि विद्युत की या इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। सबसे पहले ये होती क्या है, तो वह शाखा एक्चुअल में क्या है कि ये सब के सब जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, ये क्या है, विज्ञान है, साइंस है। अच्छा, विज्ञान किसे कहते हैं, आपको डेफिनेशन पता है? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित प्रयोगों द्वारा प्रमाणित सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो उसका एक पार्ट है जो है फिजिक्स भौतिक विज्ञान। हम जिन्हीं प्रकृति के अंदर उपस्थित जितनी भी ऊष्माएं हैं, ऊर्जाएं हैं, उनकी भौतिक अवस्थाओं, उनके अन्योन्य क्रियाओं के बारे में डिस्कस करते हैं, वो होती है भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के अंदर हम एक भाग ले रहे हैं विद्युतिकी का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, जिस शाखा के अंदर हम क्या करते हैं, आवेश, चार्ज और उनके गुणों को, उनके कैरेक्टर्स को हम अध्ययन करते हैं, हम स्टडी करते हैं, उन्हें विद्युतिकी या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा माइकल फैराडे। माइकल फैराडे इसके जनक है, इनके फादर कहलाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का हम देखें तो हमने बात की चार्ज की, आवेश की। तो चार्ज, आवेश जो होता है वो एक मूविंग भी होता है और स्टेबल भी होता है, मतलब स्थिर भी होता है और गतिशील भी होता है। तो देखिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युतिकी के दो पार्ट आप सामने देख पा रहे हैं। पहला वाला जो है वो है स्थिर विद्युतिकी। क्या है? स्थिर विद्युतिकी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही चैप्टर आता है, लेकिन हम राजस्थान बोर्ड में पढ़ेंगे तो इसके भी कुछ पार्ट्स में इस चैप्टर को तोड़ रखा है, चैप्टरों के अंदर तोड़ रखा है। ठीक है, दूसरा है धारा विद्युतिकी या गतिशील विद्युतिकी। इसके अंदर इसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब समझना कि स्थिर विद्युतिकी और धारा विद्युतिकी में या इलेक्ट्रोस्टैटिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी में फर्क क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक वो होते हैं जिसमें हम किनका, स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। हम किनका स्टडी करते हैं, स्टेबल चार्जेस। कौन से चार्ज होने चाहिए, स्टेबल। और दूसरे वाले में क्या है, इसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन किया। कौन से, मूविंग चार्जेस, गतिशील आवेश जो मूविंग करेंगे, गतिशील करेंगे, वो आता है धारा विद्युतिकी में या गतिशील विद्युतिकी में। ठीक है, अब समझना। अच्छा, स्थिर आवेशों के बारे में करते हैं तो ये स्थिर आवेश के बारे में हमें क्या बताता है, स्थिर आवेशों से केवल हमें क्या मिलता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्थिर आवेशों के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, गतिशील आवेश के कारण क्या होता है, गतिशील आवेश के कारण देखो विद्युत क्षेत्र भी होता है, उधर से चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होती है। अब यहां समझना कि हमारे राजस्थान बोर्ड के अंदर क्या कर रखा है, राजस्थान बोर्ड के अंदर यहां पे देखिए, पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और तीसरा है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और चौथा है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये चारों चैप्टर जो है ये स्थिर विद्युतिकी के अंदर आते हैं। ध्यान रखें, किसमें आते हैं, स्थिर विद्युतिकी के अंदर आते हैं। और चौथा से दो नेक्स्ट वाले, पांचवा धारा विद्युतिकी और विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, ये दोनों आते हैं धारा विद्युतिकी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब देखना, अंक भार भी साथ साथ में देख लेते हैं। आप ये चार चैप्टर अच्छे से कर लेते हो, बहुत शानदार कर देते हो विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो इसमें अंक भार जो होता है वो होता है इसका 7 नंबर का। 7 नंबर के क्वेश्चन इन चार चैप्टर में से आने वाले आपके। और यहां देखें, इन दो चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको मिलने वाले हैं 5 अंक, 5 मार्क्स, 5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कि हम लोग आगे का टॉपिक एक ले रहे हैं जिसका नाम है आवेश, चार्ज। एक्चुअल में आवेश या चार्ज क्या होता है, किसी वस्तु या किसी भी धातु का सबका ये गुण होता है। किसी वस्तु का वह गुण है जिसके अंदर वो क्या करता है, विद्युत या चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, उसे भी आवेश कहते हैं। विद्युत या चुंबकीय प्रभाव मतलब मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड को या उनके इफेक्ट को प्रेजेंट करेगा। दूसरा है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण
किसी अन्य वस्तु को या तो वो आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, उसे भी आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होना भी क्या कहलाता है? आवेश। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, तब भी हम उसे क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। अब 1750 में मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज। अच्छा, धनात्मक और ऋणात्मक कैसे बोला गया अलग अलग तरीके से? देखिए, पॉजिटिव चार्ज जब धातु या वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, धातु का एक परम गुण होता है, ध्यान रखना, जो भी मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं अपने ऊपर, तो इसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। और नेगेटिव में क्या होगा? जब वस्तु क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, तो उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इस प्रक्रिया में पॉजिटिव में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को जब त्याग रहे हो तो द्रव्यमान में क्या होगा? कमी। इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हो क्या होगा? द्रव्यमान में कमी। उसके मास में क्या आएगी? कमी आएगी, तो वो यहाँ पे कमी होती है। और यहाँ पे क्या होगा? द्रव्यमान में क्यों? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो। ग्रहण करोगे तो क्या होगा? द्रव्यमान में वृद्धि होगी, तो उसमें क्या होगा? द्रव्यमान में वृद्धि होगी। एक नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे। क्यों? इलेक्ट्रॉन तो त्याग दिया ना, तो कम हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम, तो क्या होगा? धनावेश। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, क्यों? आपने और ले लिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? कम, उसमें क्या होगा? ऋणावेश। और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है तो क्या होता है? उदासीन। मतलब क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आवेशों के बारे में जानने के बाद हमें पता होना चाहिए आवेश के मात्रक। बहुत अच्छे से ध्यान देना, छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम और बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन आता है। तो देखिए, आवेश का मात्रक तो कौन कौन से देखने? मात्रक, एसआई मात्रक देखना है, सीजीएस मात्रक देखना है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको पता है कि धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो आप यहां से आवेश इधर लोगे तो ये धारा करंट इंटू क्या हो जाएगा? टाइम, तो धारा इंटू समय हो गया। समझ में आ गई? आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम, धारा का एम्पियर और समय का सेकंड। तो हमने इस तरीके से इसका मात्रक निकाल दिया। कूलाम बराबर क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकंड। इसका विमीय सूत्र, डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होगा? m0 l0 a1 t1। ठीक है, a1 t1 आ गया। ओके, अभी देखो आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है? स्टेट कूलाम, फ्रैंकलिन या ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसे। और 1 कूलाम इज इक्वल टू क्या होता है? 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, ये भी सीजीएस मात्रक है, ये भी क्या है? सीजीएस मात्रक। तो विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? एब कूलाम या EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। अब देखना, 1 EMU बराबर क्या होता है? 10 कूलाम के बराबर होगा। और 1 EMU बराबर क्या हो? 3 × 10⁻10। 10 कैसे हो गया? क्योंकि ये 10 के बराबर है, तो 10 कूलाम, 1 कूलाम में कितना है? 3 × 10⁹, तो 3 × 10⁹ इंटू 10, तो एक पावर और ऊपर बढ़ गई, तो 3 × 10 पावर क्या हो गया? 9 + 1 10। तो ये हो गया 1 EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU। अब सबसे छोटा मात्रक एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। कितना होता है? 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो मूल आवेश। हमने आवेशों के बारे में पढ़ा, तो मूल आवेश क्या होता है? जिसके अलग अलग नाम है। मूल आवेश भी कहते हैं, रूट चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं, और आवेश का क्वांटम भी कहते हैं, क्वांटम ऑफ चार्ज भी बोलते हैं इसे। अच्छा, क्या है? तो सुनो, आवेश के न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं। आवेश के न्यूनतम, मिनिमम जो वैल्यू होती है चार्ज की, उसको ही रूट चार्ज कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, E से प्रेजेंट करते हैं। कितनी वैल्यू होती है E की? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। आवेश का वह न्यूनतम मान जो प्रकृति में क्या रह सके? स्वतंत्र रह सके, एकदम फ्रीली रह सके, उसको आवेश को क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। और उसका मान कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको क्वांटा भी पता चल गया। अब कुछ मेरे दिमाग में आया कि साथ साथ में मूल आवेश बात आ गई है, तो हमें मूल कण के बारे में, रूट पार्टिकल्स के बारे में नॉलेज कर लेना चाहिए। तो रूट पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर हम इसलिए पूरा कर रहे हैं कि किन लोगों ने इसको डिस्कवर किया है, इनका चार्ज किया है, इनका मास किया है। तो देखिए, प्रोटॉन
P प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है। गोल्डस्टीन ने क्या था, यहाँ पे एक लोग और बात है, लोग याद करते तो वहाँ पे रदरफोर्ड बोलते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था। गोल्डस्टीन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और उसका मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो गिवन है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब एक्चुअली मैंने kg लिखा है, तो कुछ विद्वान देख रहे हो तो बोलेंगे kg में g नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट k में भी किलो परसेंट होता है, ग्राम के अंदर फिर gm लिखो, तो ऐसा नहीं है, हमने kg जनरली लिखा जाता है इसलिए मैंने kg लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड पॉजिस्ट्रॉन के बारे में देख सकते हो और यहाँ से लिखकर लर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे पॉजिस्ट्रॉन देखोगे आप, ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में पढ़ना होता है तो हम एमएससी के अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, बॉसॉन एंड ग्रेविटॉन्स होते हैं, उनके अंदर पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स के बारे में बात होती है। अब इनको याद करने का तरीका आप लोगों ने किया होगा, ईंट पर नाच, याद आ रहा है, ईंट पर नाच, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टी मतलब थॉमसन, ठीक है। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने। प मतलब प्रोटॉन, र मतलब रदरफोर्ड, यहाँ ध्यान रखना, र फॉर रदरफोर्ड आपने याद किया, लेकिन आपने पढ़ा भी होगा रदरफोर्ड का जो है वो एक मॉडल है, स्वर्ण पत्र प्रयोग है, तो वहाँ पर ध्यान रखें हम गोल्डस्टीन कर लें। लेकिन मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप यदि कोई क्वेश्चन आता है तब आपको रदरफोर्ड दे रखा है तो फिर रदरफोर्ड टिक कर सकते हो। नाच के अंदर ना फॉर क्या होता है, न्यूट्रॉन, और च मतलब होता है चैंडविक, जेम्स चैंडविक। इंग्लिश मीडियम वालों को लिखना है तो गोल्डस्टीन लिखते हैं, जे थॉमसन लिखते हैं, और ये हो गया जेम्स चैंडविक, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, जब हमने मूल आवेश के बारे में बात कर दी थी तो मूल आवेश के बाद में यही टॉपिक आता है। क्या कहता है ये कहता है कि आवेशों का जो क्वांटीकरण पहले जो था वो किसने बताया, मिलिकन ने बताया। मिस्टर मिलिकन ने अपना तेल बूंद प्रयोग, जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, उसके थ्रू उन्होंने सिद्ध किया और 1923 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब हुआ क्या था उसके अंदर, तो आवेशों के क्वांटीकरण के अकॉर्डिंग क्या था, किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। मतलब जो चार्ज मल्टीपल में होगा वो पूरा नंबर होगा, भिन्न के रूप में नहीं होगा, 1 2 3 4 ऐसे होगा। तो पूर्ण गुणज होता है, अर्धगुणज नहीं होता। ये आवेशों के क्वांटीकरण के अंदर समझाया, जिसका फॉर्मूला, फेमस फॉर्मूला Q + (+-NE) है। अच्छा, यहाँ क्या क्या है, Q चार्ज है, आवेश है वस्तु का, N क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, इंटीजर है, जो त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N जो है वो 0 से लगाकर 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक चलती है। जो E है वो मूल आवेश, रूट चार्ज, इसकी वैल्यू हमने पहले भी पढ़ी थी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है, याद रख लेना। और यहाँ प्लस और माइनस क्या है, ये प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा, क्योंकि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में करोगे तो प्लस और माइनस का बड़ा महत्व रहेगा। तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन, कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, गिव अप करेगी, निकालेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागी तो उस पर क्या आएगा, धनावेश। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश, तब आंसर में क्या लिखना, प्लस, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर बोला है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो ग्रहण करने पे क्या आता है उसके ऊपर, प्लस, तो वहां पर आपको प्लस लेना है। मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे तब धनात्मक प्लस में लेना है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन त्यागते तब क्या लेना है, प्लस में, और ग्रहण करने की बात करें तो क्या लेना है, माइनस में, ऋणात्मक चिन्ह लेना, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने कहा मूल आवेश है, तो हर चीज का क्या होता है, एक अपवाद होता है। तो वहां पे वैज्ञानिक गेलमान आ गए, ये ध्यान रखना, बहुत शानदार चीज है, वैज्ञानिक गेलमान आए। वैज्ञानिक गेलमान ने कहा कि भाई जो मूल आवेश है उसका पूर्ण गुणज होना ये तो फिक्स नहीं है, हाँ पूर्ण गुणज होता है तो वो स्थायी तो रहता है, वो पार्टिकल स्थायी रहेगा, है ना। और उन्होंने कहा कि ऐसे कई और चार्ज हैं, आवेश है, जो पूर्ण गुणज नहीं होते हैं, मतलब वो पूर्ण गुणज नहीं होंगे तो क्या होगा, भिन्नात्मक होगा, रेशियो में होगा। तो उन पार्टिकल को क्या बोला, क्वार्क पार्टिकल बोला, उनको क्वार्क कण बोला। ध्यान रखना, क्वार्क कण कौन से होते हैं, जो पूर्ण गुणज नहीं होते हैं, और ये क्वार्क कण जो है वो अस्थायी होते हैं। अब ये अस्थायी स्थायित्व तो प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दो या दो से अधिक अस्थायी कण मिलकर एक स्थायी कण बनाते हैं। अस्थायी कण से स्थायी बनाने का मतलब क्या है
कि भी दो अस्थायी है, दोनों मिले और स्थायी बना दिए। स्थायी बना दिया मतलब पूर्ण गुणज में आ गए। पूर्ण गुणज में आ गए तो स्थायी कण कौन से बनाएंगे, या तो प्रोटॉन बनेगा या न्यूट्रॉन बनाएगा। तो हम देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो क्वार्क कण दो तरीके के पढ़ते हैं हम लोग, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप में +2/3 इलेक्ट्रॉन होता है और डाउन क्वार्क क्या होता है, -1/3 ई। ई क्या है, रूट चार्ज है, ठीक है। अब यहां पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम कि कैसे। तो देखो प्रोटॉन के अंदर किससे बना, 2 अप 1 डाउन से बना। 2 अप है 1 डाउन, 2 का 2 अप के अंदर कितना लिया था, अप के अंदर 2/3, तो 2/3 ई जो है चार्ज है मूल आवेश है, और प्लस 1 डाउन मतलब माइनस का 1/3, प्लस माइनस माइनस का 1/3, 2 × 2 4/3। अब इन दोनों का रेशियो जो है, इनके एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, तो 3 और 3 का 3 एलसीएम आ गया, यहाँ 4 या -1 और ई का ई, 4 - 1 कितना होगा 3, 3/3 ई का क्या होगा, ई बचेगा, क्यों 3/3, 3 से 3 कट जाता है। न्यूट्रॉन का देखते हैं, तो न्यूट्रॉन का क्या होगा, न्यूट्रॉन किससे बनता है, 1 अप से, 1 अप +2 डाउन, तो 1 अप कितना है 2/3, तो यहां पर 2/3 ई लिख लेते हैं, +2 × डाउन, डाउन कितना है माइनस का 1/3 ई। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई किया 2/3 ई, यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 × 1 2/3 ई, ये तो प्लस का हुआ और ये माइनस का हुआ, दोनों कट गए, कितना हुआ 0। 0 किसका होता है, उदासीन। उदासीन किसका, क्यू, चार्जेस निकाल रहे हैं ना, तो क्यू किसका हुआ, ये न्यूट्रॉन का। किसका हुआ, न्यूट्रॉन का। तो ये आपका न्यूट्रॉन के लिए हो गया है, ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए 0 आ गया, समझ गए। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन का भी निकाल सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे नया जो टॉपिक है इसके आगे वाला, वो है आवेशों के गुणधर्म या गुण। सावधान, अभी आपको क्वार्क कण के बारे में बताया, बराबर ना। क्वार्क कण आपको पता चल गया और हमने कहा क्वार्क कण कौन से हैं, अस्थायी कण है, और अस्थायी कण मिलके क्या बनाते हैं, स्थायी कण बनाते हैं। तो हमने स्थायी कण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बनाया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा क्या आप इलेक्ट्रॉन भी बना सकते हैं? यदि हाँ बना सकते हैं तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, रोकें और अपनी कॉपी लेकर उसके अंदर करके देखें आपका आंसर आता है या नहीं आता है, यस या नो, और आता है तो कितना आता है आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा, ठीक है। ये करवाने के बाद ही आगे वाला आवेशों के गुण पढ़ोगे, राइट। इट्स चैलेंज फॉर यू, आपको करके दिखाना और कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना, ठीक है। अभी करते हैं आवेशों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हमने जो अभी तक पढ़ा ना वही वापस रिपीट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, राइट। तो आवेश के 2 प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋणावेश होते हैं। धनावेश कब होता है, ऋणावेश कब होता है, पता है ना। हाँ, नंबर 2 पे आता आवेश संरक्षित है, क्वांटाइजेशन है। आवेश अदिश राशि है, आवेश क्वांटीकृत राशि है। समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, विपरीत में आकर्षण होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपल्सन। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी आराम से देख सकते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना। तो आप आराम से देखिए, कोई चीज समझ नहीं है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आवेश के चारों ओर बने क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। आवेश जो चार्ज है उसके चारों ओर जो फील्ड बनता है वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। अब स्थिर आवेशों के कारण क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। स्थिर आवेश का मतलब बोल रहा हूं मैं स्टेबल, ठीक है। स्टेबल चार्जेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर से प्रेजेंट करते हैं, प्रोड्यूस होगा। तो ये एक कंडीशन है, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंडीशन, ये वाली और नीचे वाली सब बता रहा हूँ मैं आपको। V = 0 मतलब नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, राइट। अब आपको करते गतिशील मतलब मूवेबल चार्जेस की वजह से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बनेगी, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी बनेगी। अब इसके लिए कंडीशन देखना बहुत अच्छे से, V नियत हो, ठीक है। A 0, एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, जब V के अंदर चेंजिंग नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन या त्वरण बनेगा क्या, नहीं बनेगा। वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है ना, वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो वेग क्या है, नियत। तो A एक्सेलरेशन क्या होगा 0, तब क्या बनेगा, क्या बनेगा, E वेक्टर और B वेक्टर, मतलब अपना विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। और V नियत है और एक्सेलरेशन क्या है, 0 ना हो, मे भी ऐसा कभी कंडीशन देखने को आती है। तो E, B और
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दोनों तीनों बनती है इसमें, ठीक है। आवेश एक निरपेक्ष राशि, निरपेक्ष राशि का मतलब ये वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग चाहे कितना भी बदल जाए, अगर जाए आवेश वही रहने वाला है, ठीक है। अब वहां लिखा है हमने इसके बाद, आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबद्ध होता है। द्रव्यमान से संबद्ध होता है मतलब ये जो आपका आवेश से चार्ज है वो मास से रिलेटेड रहता है। कैसे? हम यदि कहें कि किसी वस्तु का ये आवेश है तो डेफिनेटली वहां पर द्रव्यमान होगा, मास होगा। लेकिन हम कहते हैं वहां द्रव्यमान है, मास है, इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि वहां चार्ज है, आवेश है। मतलब द्रव्यमान है तो चार्ज होगा नहीं होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने कहा चार्ज है, आवेश है तो पक्का वहां पे द्रव्यमान होगा। समझ में आ गई? लास्ट इसका टॉपिक है आवेशन में वस्तु का द्रव्यमान बदलता है। आवेशन मतलब आप आवेश को ले रहे हो या दे रहे हो, ले रहे हो समझ रहे हो, धनावेश या ऋणावेश, तो उस समय में क्या होता है, द्रव्यमान बदलता है, इसमें चेंज होता है। तो क्या चेंज होता है? धनावेशित करने पर द्रव्यमान में क्या आती है, कमी। क्यों? इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हो, जब इलेक्ट्रॉन ही भाग गया तो द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना तो द्रव्यमान भी चला गया, तो द्रव्यमान में क्या है, कमी। और ऋणावेश में क्या आता है, आने दो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को लोगे तब तो आएगा ना आपके पास ऋणावेश। तो ऋणावेश क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो क्या हो गया, द्रव्यमान में वृद्धि हो गई। तो ये हो गया। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हम अभी एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ने के बाद में द्रव्यमान में कमी या वृद्धि मतलब जो मास है उसके अंदर या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। क्यों? या तो आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, गिव अप कर रहे हो, त्याग रहे हो, या क्या कर रहे हो, एडप्ट कर रहे हो, ले रहे हो, है ना। तो वहां पे द्रव्यमान में कमी या वृद्धि होगी। तो देखते कितना होती है, तो डेल एम बराबर क्या होगा, n इंटू एम ई, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो n क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने गिव अप किए हैं या एडप्ट किए हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपने त्यागे हैं या ग्रहण किए हैं उनकी संख्या। एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। अब यहाँ n देखो, हम q बराबर एनी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो n बराबर क्या होता है, q अपॉन e बराबर। तो ये n की जगह मैं लिख रहा हूँ q अपॉन e इंटू एम ई। तो ये एक नया फॉर्मूला डिराइव हो गया है। तो हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े, कौन से, q बराबर एन ई, और एक पढ़ा है डेल एम इज इक्वल टू q अपॉन e इंटू एम ई। इन दोनों के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस, ये प्रश्न आप करके मेरे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखोगे और देखेंगे आपने सही किया या नहीं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे ही हम नया टॉपिक शुरू करेंगे उससे पहले इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा किन किन लोगों ने सही बताया, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 1 कूलम जो आपका चार्ज है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपको निकाल के बताने। दूसरे, कितने अल्फा कण मिलकर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करते हैं, हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस 1 कूलम चार्ज। ये दोनों निकालने, अपनी बुद्धि लगानी है, दिमाग लगाना है, कोशिश जरूर करनी है, गलत होगा चलेगा कोई बात नहीं। इसके हिंट के लिए बता देता हूं, अल्फा का जो चार्ज जो होता है पार्टिकल वो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन।